हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2-3 दिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा कोरोना का भी है चक्कर, तो इसलिए थोड़ा सा सिंसियर होकर रहना पड़ता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने 12th क्लास के चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम था डी एंड ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो उसमें हम काफ़ी सारी बातें कर चुके थे। अब उसी में अपन आज थोड़ा सा और आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे वीडियोस आधी आधी देखते हैं वो कृपया करके ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि आधा ज्ञान परेशानी होती है, दिक्कत देता है। इसलिए आप मेरे रेगुलर पूरे वीडियोस देखिए, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मेरे को बता सकते हैं, मैं आपका समाधान जरूर करूँगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिले और मैं अपना अच्छा करूं और आप सब लोगों को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लासेस में डी ब्लॉक में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके गुणधर्मों में, आपके परमाणविक व आयनिक त्रिज्याओं के बारे में, आयनन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम कई सारी बातें कर चुके थे, तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीकरण अवस्था। और हम लास्ट में पढ़ क्या रहे थे? हम लास्ट में पढ़ रहे थे आपका डी ब्लॉक तत्वों के कुछ अभिलक्षणिक गुणधर्म और उनकी प्रवृत्तियां। हम यहाँ पर जो अपने कोर्स के हिसाब से जो स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं 3D सीरीज की, यानी कि हम जो 3D श्रेणी के तत्व हैं उनके बारे में ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ जहाँ लगेगा आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको नोट डाउन कराता हुआ चलूंगा। जैसे आज कुछ 1-2 बातें स्पेशल मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे वीडियो क्लासेस में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयोजकता। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी परमाणु स्पीसीज है उस पर आपने कोई ना कोई आवेश देखा होगा, जैसे Na+ है, Cl- है, Mg+2 है। ठीक है, आपने इस तरह के आवेश देखे। हम इनको कह देते हैं कि सोडियम की 1+1 संयोजकता है, क्लोरीन की -1 है। ठीक है, तो आज के टाइम में संयोजकता से अधिक उपयुक्त पद, जो अधिक उपयुक्त टर्मिनोलॉजी है, वो है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब मैं ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, कैसे परिभाषित कर सकता हूं, सुनिए। देखिए, किसी भी तत्व की परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था वह होती है जैसे कि कोई परमाणु अपने यौगिक के साथ, यानी अपनी यौगिक के रूप में उपस्थित होता है किसी अन्य परमाणु के साथ में, और उस यौगिक में से उस अन्य परमाणु को हम उसके माइनस के रूप में हटा देते हैं, तो उस तत्व पर जो आवेश रह जाता है वो आपका क्या कहलाता है? उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। सर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, मैं जानता हूं। देखो एग्जाम्पल से कैसे क्लियर होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास मान लो ये MgCl2 एक यौगिक है। ठीक है, MgCl2 मेरे पास यौगिक है। अब जो मेरे पास ये जो Mg है, ये तत्व है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो MgCl2 में से जो Mg है, अगर मान लो कि जो क्लोराइड है, इन दोनों क्लोराइडों को हम Cl- के रूप में बाहर निकाल दें। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस यौगिक में से इस क्लोरीन के दोनों परमाणुओं को Cl- के रूप में बाहर निकाल दें। ठीक है, तो इस Mg पर क्या आ जाएंगे? 2 धनावेश आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इस पर 2 धनावेश आ जाएंगे। इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? Mg+2। ठीक है, और संयोजकता का मतलब क्या होता है कि बंध बनाने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है? वैलेंसी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो आजकल अपन क्या करते हैं, संयोजकता से अधिक उपयुक्त टर्म यूज करते हैं। किसको? ऑक्सीकरण अवस्था को। और ऑक्सीकरण अवस्था को मैंने आपको वर्बली बता दिया है कि किसी तत्व का परमाणु जब अपने यौगिक के रूप में उपस्थित होता है किसी अन्य परमाणु के साथ में, तो जब अन्य परमाणु में से हम जब उसको हटा देते हैं, तो जो
धनावेश अवस्था उस तत्व पर, वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको MgCl2 का एग्जांपल दिया था, ठीक है। जैसे कि MgCl2 में से हमने दोनों क्लोरीन परमाणु हैं हटा दिए Cl- के रूप में, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा, Mg पर प्लस आवेश आ जाएगा। और कितने जा रहे हैं, 2 Cl जा रहे हैं, इसलिए Mg पर कितने आवेश आ जाएंगे, 2 धनावेश आ जाएंगे। तो इसी को अपन क्या कहेंगे, Mg+, तो इसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं किसमें, 3D श्रेणी में। देखो जो 3D संक्रमण श्रेणी है, यानी कि स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक की श्रेणी है, उसमें क्या होता है कि ये तत्व एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्या है कि एक ही ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, ये एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका क्या कारण है मैं आज आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले परमाणविक आयनिक त्रिज्या में एक बात बताई थी कि जो NS और N-1D उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उपकोष होते हैं उनके बीच एक तो क्या है, जो एनर्जी गैप है, जो ऊर्जा अंतराल है, वो बहुत ना के बराबर या लगभग समान होता है। इसलिए उनमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने के कारण ये क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो हमारे पास N-1D उपकोष है, एक हमारे पास NS उपकोष है, ठीक है। तो NS और N-1D इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, एनर्जी गैप कम, या आप ये कह सकते हो लगभग समान। मैं लगभग शब्द लगा रहा हूं, लगभग समान, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब NS के उपकोष के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो N-1D में से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। एक बात सुनिए मेरी आप, कि जो संकरण श्रेणी तत्व हैं उनका बाह्यतम कोष क्या है, NS है। और आप जानते हो कि NS में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिकतर 1 या 2 होते हैं, और सब में 2 ही होते हैं। केवल कॉपर व क्रोमियम में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 3D संकरण श्रेणी तत्व हैं वो जाहिर सी बात है +1 या +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाने चाहिए, लेकिन ये +1 और +2 के साथ साथ क्या कर सकते हैं, और भी, यानी कि +1 से लेके +7 तक, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। उसका कारण क्या है कि ये जो NS के इलेक्ट्रॉन है ये तो चले जाते हैं, इसके साथ साथ में क्या करते हैं, जो N-1D के इलेक्ट्रॉन है ये भी निकलना शुरू कर जाते हैं। और जिसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन, D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं, निकलना शुरू कर देते हैं। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील प्रदर्शित करेंगे। मैं आज आपको पहले तो एक टेबल बनाना सिखाऊंगा ट्रिक के माध्यम से, जिससे क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे तत्वों को क्या कर सकते हैं, अपन याद कर सकते हैं, सबकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बता सकते हैं। देखो लेकिन कुछ स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं, मतलब वो अधिकतम बना सकते हैं, लेकिन उसमें से क्या होती है, कुछ तो अस्थायी होती हैं और कुछ केवल इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर ही बनती हैं, ठीक है। तो आज अपन पहले ड्रॉ आउट करेंगे टेबल, उसके बाद अपनी आगे बात शुरू करूंगा। तब तक के लिए सारे बोर्ड को मैं मिटा देता हूं। बने रहिए आप मेरी वीडियो क्लासेस में। और विद्यार्थियों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आप मेरे वीडियोस पूरे देखिए ताकि आपको पूरा ज्ञान रहे और आप भी किसी दूसरे को समझा सकें। क्योंकि देखो एक टीचर का नाम भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। जब तक कमांड नहीं होगी, जब तक डिमांड नहीं होगी, इसलिए सारी चीजें ढंग से समझिए, ठीक है। देखो मैं एक वीडियो में इसमें आपको एक टेबल बता रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, तत्वों के नाम लिख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन के बाद क्या आता है तुम्हारा, कोबाल्ट। उसके बाद क्या आता है आपका, निकेल। उसके बाद कॉपर और लास्ट में जिंक, ठीक है। अब हम इनके विन्यास जानते हैं। देखो इसका मैं पूरे पूरे उपकोषों के नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं केवल इनके अपनी सुविधा के लिए केवल इनके विन्यास लिख रहा हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। देखिए हम जानते हैं कि स्कैंडियम 21 होता है, इसके पास क्या होता है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसमें कितने होते हैं, डी में 2, एस में 2। इसमें डी में 3
एस में 2। इसमें D4 ना होकर के क्या होता है, D5 होता है, पहले बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, ये अपवाद है। और एस में इसमें क्या होता है, 1 होता है। ये यहाँ पर विद्यार्थियों याद रखने वाली बात है। अब वापस आ जाओ, D5 सॉरी S2, फिर इसमें क्या हो जाएगा D6 S2, आगे चलते चलिए S2 D8 S2। अब यहां पर भी वही केस है, अपवाद होने के कारण सर मैं D10 विन्यास रखूंगा, मैं D9 विन्यास नहीं रखूंगा। ठीक है, ये आपका D10 वापस से और ये S2। ठीक है, मेरी बात क्लियर है यहां तक। अब देखिए, ये मैंने सब क्या ड्रॉ कर दिए, तत्व। ठीक है, ये सब क्या है, इनका विन्यास थोड़ा सा देख सकता हूँ वीडियो में, समझ में शायद अक्षर छोटे देखें क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है, इसलिए एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ साथ में। अब मैं आपको देखो बताता हूँ यहाँ पर कि जो एस के इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पर देखो एस लिख रहा हूँ, एस के इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको देख रहे हैं एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर देखिए ये एस है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2। सब में 2-2 भर दो, एक एक को छोड़ के, क्रोमियम और कॉपर को। समझ आ रही है बातें? इसमें भी क्या जाएगा 1 और इसमें क्या जाएगा 2। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं अयुग्मित डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी के इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन हमें सारे काउंट नहीं करने, हमें क्या करने हैं, केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं। अब देखो अयुग्मित डी के इलेक्ट्रॉन, इसमें तो एक ही है, इसमें तो कोई कलेश नहीं है। ठीक है, गाना चलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही आप कर सकते हो। 1 2 3 4 के 5 5 4 3 2 0 0। क्यों लिखा 0? यहाँ कैसा विन्यास है, D10 विन्यास है। यहाँ भी कैसा विन्यास है, D10 विन्यास है। अब जब D10 विन्यास है तो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होएगा ही नहीं। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है, सारा बच्चा समझ रहे ना। अब आप देखिए, जब भी मुझे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालनी होती हैं तो हम क्या करते हैं कि जो एस ऑफ कोर्स के इलेक्ट्रॉन है और जो डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मेरा लाइन पे फोकस करना, मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, है ना। तो जो डी कक्षक के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनको अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जितना टोटल आएगा वही सब क्या होंगी, इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था होंगी। मतलब ये इतना सारा ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन, देखिए आप, हम कर रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो। मैं लिख रहा हूं आ यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था छोटा बड़ा वाला नहीं है। ठीक है, सुनिए, 2 और 1 3, इसका मतलब ये +2 और +3 इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मैं +2 को कोष्टक बंद कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका कारण बताऊंगा कि स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +2 नहीं करता। लेकिन फिर भी अपन अपने ट्रिक के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। मैं इसका भी कारण बताऊंगा अभी इस टेबल के बाद में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए, +2 तो दर्शाते हैं, जहां पर 2 आ रहा है इसका मतलब 2 से शुरुआत करना है। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर +1 से शुरू क्यों नहीं करा। अरे एस में भी तो इलेक्ट्रॉन देखो 2 है ना, जिसमें 1 होगा वहां +1 से भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 2 4, तो इसका मतलब +2 +3 +4। ठीक है, सम करना जानते हैं ना सारा बच्चा। अब वेनेडियम का देखिए, 2 और 3 5, इसका मतलब वेनेडियम कितनी शो कर सकता है मैक्सिमम, +2 +3 +4 +5 तक शो कर सकता है। ठीक है, क्रोमियम आपका +1 प्रदर्शित करेगा। क्यों प्रदर्शित करेगा, क्योंकि एस में कैसा है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए कैसे प्रदर्शित करेगा, +1 भी प्रदर्शित करेगा। और हम जानते हैं 5 और 1 6, यानी कि +6 तक जाएगा ये, है ना। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, सबसे ज्यादा क्रोमियम के पास और मैग्नीज के पास ही होते हैं। ठीक है, तो चलते चलिए, +1 +2 +3 +4 अप टू +5 और लास्ट में +6। ठीक है, अब मैग्नीज पे आइए। मैग्नीज में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, 5 5 और 2 7। और आप जानते हैं कि मैग्नीज 3D संक्रमण श्रेणी में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाला तत्व है, यानी कि +7 तक जाता है। क्यों जाता है वो सारी बातें भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलते चलिए, +2
+3 +4 +5, रुकना नहीं है, अप टू +7 तक। ये +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आने लायक चीज है, ठीक है। इससे एक ज्यादा भी करता है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक तो क्या हो रहा था, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी बढ़ रही थी। अब क्या होगा, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेंगी क्योंकि डी कक्षक 5 ही होते हैं। अब इनमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग यानी कि युग्मन शुरू हो जाएगा, तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए अब ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होंगी, घटती चलेंगी। देखिए आप, एस के 2 और डी के कितने, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 और 2 6, तो कर दीजिए +2 +3 +4 +5 +6, 6 तक ही तो होते हैं ना, बस। अब घटना शुरू हो गया ना, इसमें आ जाइए, 3 और 2 5, +2 +3 +4 +5, ठीक है। निकल में आ जाइए, 2 और 2 4, तो +2 +3 +4। बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना तक। अब यहां पर आइए आप, एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है और D10 विन्यास है, D0 होता है, तो यहाँ पर कॉपर क्या होता है, +1 और +2 दोनों शो करता है, क्योंकि कॉपर का 3D9 विन्यास भी तो होता है, क्योंकि कॉपर में से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डी में से तो जाता है जब हम इसका क्या करते हैं, आयनन विभव का मान बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये +1 और +2 Q+ और Q+ दोनों बनाता है। और जिंक क्या करता है आपका, केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नहीं दूंगा, मर जाऊंगा पर नहीं दूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पूर्ण पूरित विन्यास है, इसलिए नहीं देगा, ठीक है ना, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। अब आप देख रहे होंगे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो बढ़ी, उसके बाद क्या हो गई, कम होने लग गई। तो अब अपन क्या करेंगे, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इन सब पे बातें करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बातें समझ में आ रही होंगी, ये टेबल समझ में आ रही होगी। सबसे पहले क्या करना है, तत्वों को ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद इनका विन्यास देख लो, विन्यास याद कर लो। आपने अगर मेरी क्लासेस में पहली वाली बातें नहीं पढ़ी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु आयनिक त्रिज्याएं, ठीक है, आयनन एंथैल्पी, तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, उनको देखिए पहले, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, लिंक हैं, कनेक्टेड हैं, उनको देख के ही आगे वाला बात समझ में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ विद्यार्थियों कि प्लीज वीडियोस पूरी देखिए, ताकि आपको बढ़िया समझ में आए, और समझ में आएगा इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अब सुनिए, एस के इलेक्ट्रॉन लिख दिए हमने 2 2 1 2 2, ठीक है, और आयुग्मित डी के इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और इन सबका क्या करना है, सम करना है। सम करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी, जितनी भी आएंगी, उनको लिख दो। वही क्या करेंगे, जैसे स्कैंडियम क्या करता है, इतनी ऑक्सीडेशन अवस्था दिखाता है, टाइटेनियम इतनी दिखाता है, ठीक है, वेनेडियम इतनी दिखाता है, ठीक है, ये दिखाता है। ये तो सब हमारी ट्रिक वाइज है, लेकिन कुछ स्थायी होती हैं। अब आप मेरी बात सुनिए कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 यानी कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। लेकिन स्कैंडियम क्या करता है, स्कैंडियम केवल और केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, इस वाली ऑक्सीकरण अवस्था को वो दिखाता नहीं है, ठीक है। इसका कारण सुनिए आप क्या है। हम जानते हैं कि जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21, ठीक है, इसका विन्यास क्या होता है, 3d2 4s2। एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, 3d1 4s1 4s2, ठीक है, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो जो स्कैंडियम 21 है, इसके जो द्वितीय और तृतीय आयनन विभवों के मान है, उनमें जो आयनन विभव के मान है, उनमें क्या होता है, जो ऊर्जा का अंतर होता है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। कितना कम होता है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसलिए ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से एक साथ ही निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके आयनन विभव में क्या ज्यादा अंतर होता नहीं है, और मैंने आपको बता दिया कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अंतर होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, तीनों की 3 इलेक्ट्रॉन साथ निकल जाते हैं, कि रेल का इंजन है कि तू जा रहा था भाई, डब्बा हम भी नहीं रहेंगे, हम भी साथ जाएंगे, ठीक है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके कैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, आर्गन 18, जो कैसा विन्यास है, स्टेबल, कैसा विन्यास है, नोबल गैस विन्यास है। इसलिए ये क्या होता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्कैंडियम +3 यानी कि स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए स्कैंडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता, कौन सी अवस्था दिखाता है, केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता। बाकी के तत्व क्या होंगे, सब में +2 आ रहा है, +2 दिखाएंगे,
लेकिन स्कैंडियम क्या दिखाएगा, प्लस से ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा। ये तो हम अपने ट्रिक के हिसाब से टेबल पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हमने +2 लिख दिया। लेकिन एक्चुअल कारण क्या है कि इसमें से तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते हैं ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी गैप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। जो द्वितीय और तृतीय आयनन विभवों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इसलिए तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही साथ निकलते हैं जो NS और N-1d कक्षाओं के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो NS और N-1d कक्षाओं के अंदर उपस्थित होते हैं वो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक साथ ही जंप करते हैं। इसलिए क्या होता है, स्कैंडियम +3 ऑक्सीजन अवस्था दिखाता है, जो भी क्यों स्टेबल होने के लिए, क्योंकि स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा, आर्गन 18 का विन्यास प्राप्त कर लेगा। और सारा बच्चा जानता है कि हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। ईच एंड एवरी वांट्स टू बी स्टेबल। हर कोई क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, किसके लिए, स्थायी होने के लिए। नौकरी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्थायी तो हो जाएगा। ऐसे तत्व है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके अगर स्थायी विन्यास प्राप्त कर ले या अर्धपूरित, रिक्त या पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त कर ले तो कैसा हो जाएगा, वो स्थायित्व की श्रेणी में माना जाएगा। इसलिए सारी बातें होती हैं, इसलिए आकर्षण प्रतिकर्षण होते हैं और बंधों का निर्माण होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ये सारी बातें भी बताऊंगा। ठीक है, अब आप सुनिए, जो टाइटेनियम है इसकी जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि टाइटेनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था, टाइटेनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है। क्यों होता है कि S में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, D में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और 2 और 2 4। जब टाइटेनियम 22 में से 4 गए तो कितने बचे, 18। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद कैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसलिए टाइटेनियम की जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कैसी होती है, स्थायी होती है, ना कि +2 और +3। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। अब इस कॉपर पे आइए। चूंकि हम जानते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर का विन्यास कैसा होता है, 3d5 4s1। ठीक है, अब इसके पास S में क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या करता है, S में से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है, इसलिए कैसी ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है, +1, जो कैसी है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। क्योंकि उसके बाद कैसा विन्यास बच जाएगा, 3d5, और ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागू में, लेकिन जब आयनन विभव देते हैं, एनर्जी देते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल देते हैं, तो क्या पढ़ना पड़ता है, इसको इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पड़ते हैं। इसलिए कैसी दिखाता है, ऑक्सीकरण अवस्था ना तक दिखाता है। लेकिन इसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, स्थायी होती है। किसके कारण, अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण। जो कॉपर है, जो क्रोमियम है, इसका पास एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कैसा विन्यास बच जाता है, 3d5 विन्यास बच जाता है, जो कि कैसा है, स्टेबल है, अर्धपूरित विन्यास है। इसलिए क्या करता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी दिखाता है। अब अपन बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज में देखो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है S में, इसलिए मैंगनीज भी Mn+2, मैंगनीज भी Mn+2 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्योंकि इसके साथ भी तो वही खेल है जो क्रोमियम के साथ खेल है। ठीक है, सारी की सारी रेलम पेल है। S में से 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3d5 विन्यास हो जाएगा, और ये चाहेगा कि मेरा 3d5 विन्यास जाए, क्योंकि ये भी विन्यास कैसा है, अर्धपूरित विन्यास है। लेकिन जब अपन एनर्जी देते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल देते हैं, तो क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन का भी निर्माण निकलना शुरू हो जाता है। और मैंगनीज क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करता है तो +7 तक देता है कि 1 भी ले ले, 2 भी ले ले, 3 भी ले ले, सारा इलेक्ट्रॉन ले ले। फिर ये क्या हो जाएगा, आर्गन 18 की तरह स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेगा। 25 में से 7 गए तो कितना बचे, 18, और 18 कैसा है, नोबल गैस का विन्यास है, स्थायी विन्यास है, उत्कृष्ट गैस विन्यास है। ठीक है, इस तरह से सारी घटनाएं घटित होती हैं। अब मैं आपको एक कॉपर का केस और बता देता हूँ, जिंक का केस और बता देता हूँ। देखिए, कॉपर के पास भी कैसा विन्यास है, S1, यानी कि Cu+1 है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा, D10 विन्यास प्राप्त कर लेगा, जो कैसा पूर्णपूरित विन्यास है, स्थायी विन्यास है। इसलिए क्या करता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी दिखाता है। कैसी, अरे कैसी, स्थायी। ठीक है, लेकिन कॉपर Q+ और Q' दोनों फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, 3d9 विन्यास भी प्राप्त करता है। ठीक है ना, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन और भी त्याग सकता है, लेकिन आसानी से नहीं त्यागेगा। अब बात करें जिंक भाई साहब की, तो जिंक भाई साहब तो चाहते हैं कि हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, और हमें क्या कर दो, स्टेबल कर दो। क्योंकि हम कैसा विन्यास प्राप्त कर लेंगे, D10 विन्यास प्राप्त कर लेंगे, यानी कि पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जिंक हमेशा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में कैसा होता है, स्टेबल होता है। कैसे होता है बेटा, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्टेबल होता है। तो इस तरह से इस टेबल के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, सारा तत्वों को देख सकते हैं
और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तो मैं एक एक करके सारी बातें बता दी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीजन अवस्थाओं के मानों में वृद्धि होती है। ठीक है, वापस सुनिए, स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीजन अवस्थाओं के मानों में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। जब डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, देखिए 1 2 3 5 5 बढ़ रही नहीं बढ़ रही, तो ना तक स्कैंडियम तक क्या हो रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए क्या होंगे, ऑक्सीजन अवस्थाओं के मान भी बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब अपन आगे चलते हैं आयरन से जिंक तक, तो ऑक्सीजन अवस्थाओं के मानों में कमी होती है। क्यों होती है कि ना से बेटा डी कक्षक में क्या हो जाता है, युग्मन शुरू हो जाता है। देखो मैं इसको एक को करके दिखाता हूं। हम जानते हैं कि डी कक्षक संख्या में 5 होते हैं। ठीक है, एक पूड़ी एक पूड़ी एक पूड़ी एक पूड़ी ऐसे। अब जो D6 है उसमें छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नहीं तो आएगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 2 3 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ऐसे ही इसमें देखो, इसमें ऐसे केस आ जाएगा, इसमें ऐसे केस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से केस आ जाएगा और उसमें तो पूरा की पूरा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनमें क्या हो जाएगा, युग्मन शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन अवस्था के मानों को कम करेंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होंगी तो इनके ऑक्सीजन अवस्थाओं के मान भी क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा एक बात क्या कह सकते हैं कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीजन अवस्थाएं बढ़ती है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्याएं कम होती हैं तो ऑक्सीजन अवस्थाएं भी क्या होती हैं, कम होती हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ मेरी बातें सारी क्लियर हो रही होंगी, ना तक बातें सामने आ गई होंगी। मैंने इसमें सारी चीजें बता दी हैं आपको। ठीक है, अब इसके आधार पर अपन एक दो बात और रह गई हैं, उनको करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लो ऑक्सीजन अवस्था वाले यौगिक होते हैं, ठीक है, लो ऑक्सीजन अवस्था वाले, जैसे कि +1 +2 और ज्यादा से ज्यादा +3 ऑक्सीजन अवस्था वाले जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि आयनिक बंध बनाते हैं। और जो आयनिक बंध बनाते हैं, जो आयनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, वो कैसी नेचर शो करेंगे। अगर हम बात करें अम्ल या क्षार के प्रति, तो वो कैसी नेचर शो करेंगे। एक तो ये हो गया बेटा, ये कैसी प्रकृति के होते हैं, आयोनिक। ठीक है, और जो आयनिक होते हैं वो कैसी नेचर शो करते हैं, बेसिडिक, यानी कि वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपका TiO MnO। ठीक है, हम जानते हैं ऑक्सीजन में कितना चार्ज, एक ऑक्सीजन में -2, टाइटेनियम का मान लिया X, तो X बराबर +2 आ गया कि नहीं आ गया, ऑक्सीजन अवस्था का चार्ज आ गया ना, CRO है ना, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपका आयनिक बंध बनाते हैं और आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड MnO, TiO, इस तरह के। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं, कैसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं, जैसे कि +6 +7, ठीक है, +7, ये वाले जो होते हैं आपके सहसंयोजक यानी कि कोवेलेंट होते हैं, सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करते हैं और नेचर में कैसे होंगे, अम्लीय। कैसे होंगे, अम्लीय। जैसे मैं आपसे बात करूं Mn, थोड़ा सा गलत लिख गया भाई, Mn2O7, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण नंबर अंक निकालना जानते हो, नहीं जानते तो देख लो। एक ऑक्सीजन का होता है 2 चार्ज, 7 2 नहीं 14, इसको हमने मान लिया x, जब 2 M मैग्नीज है तो इसको क्या हो गया 2x। ठीक है, 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो x और +7 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर, जैसे Mn2O3 है, चलो इसका भी बता देता हूं, Mn2O3 है, 3 दूनी 6, 2 2 दिया 6। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनका निकाल सकते हैं, यानी कि MnO3 होता है। ठीक है, इस तरह से +6 +7, जो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक होते हैं वो कैसे होंगे, तो सहसंयोजक होंगे और नेचर में कैसे होंगे, आपके अम्लीय प्रकृति के होंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया MnO3, ठीक है, Mn2O7, इस तरह के। और अब आप पूछ रहे होंगे कि सर जो बीच वाले हैं वो, जैसे कि +3 +4, इस तरह के ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं, वो आपके क्या होंगे, आपके जैसे कि Mn2O3, ठीक है, ये सब क्या होंगे, आपके उभयधर्मी प्रकृति होंगे, यानी कि अम्लीय व क्षारीय दोनों के गुण शो करेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब ऑक्सीकरण नंबर बढ़ता है तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ता है,
और जब ऑक्सीकरण कम होता है तो क्या गुण बढ़ता है, आयनिक गुण बढ़ता है। देखो मैं इसको रिलेशन को कहाँ बनाऊं, यहाँ बना सकता हूं कि जब आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब क्या हो, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था कम होने पर कैसे गुण शो होते हैं, आयनिक। और कोवेलेंट कब शो होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या होंगे, सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे, सहसंयोजक गुण यानी कि अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक मैं सारी बातें बता चुका हूँ, इससे ज्यादा आपकी बातें कुछ इसमें है भी नहीं। ठीक है, बस यहाँ से ये बात याद रखना कि जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं वो तो क्या करेंगे, आपके क्षारीय गुण प्रदर्शित करेंगे और आयनिक बंध बनाएंगे, और जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं वो क्या करेंगे, आपके अम्लीय गुण प्रदर्शित करेंगे और सहसंयोजक प्रकृति होंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे। मध्यम वाले होंगे जैसे +4 +5 वाले, वो क्या करेंगे, आपके दोनों के नेचर यानी कि अवैधानिक प्रकृति शो करेंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक सारी बातें बता दी हैं। एक बात और सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा मिटा भी देता हूं यहाँ से, कि जो 4D सीरीज का तत्व है रूथीनियम 44, ठीक है, इसका विन्यास होता है क्रिप्टॉन 36 4D6 5s2। ठीक है, तो ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके +8 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों, स्थायी विन्यास क्रिप्टॉन 36 प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही आपका ऑस्मियम 76, ठीक है, जीनोन के बाद होता है 4f14, फिर आपका 5d6 और 6s2। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, आपके 6 और 2 8 तत्वों को त्याग करके कैसा विन्यास प्राप्त करता है, पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त करता है। यानी कि ऑस्मियम व रूथीनियम पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +8 तक प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑस्मियम का नाम चलता है। ऑस्मियम सर्वाधिक +8 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो मित्रों, मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित सारी बातें बता दी हैं, इससे ज्यादा डिटेल शायद आपको 12th क्लास में पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को कमेंट कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊँगा आपके सामने। अब थोड़ा सा गैप नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा तबीयत का प्रॉब्लम था, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अब मैं बिल्कुल सही रहूँगा और आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा। आपका प्यार मेरे साथ बना रहे, इसीलिए आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, जय हिंद।